लास्ट क्लास में हमने किया था वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, वाइब्रेशन फॉर वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक लैटिस, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। एक मिनट, डायटोमिक लैटिस, वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। तो यहाँ पर क्या assumptions है, इस वाइब्रेशंस में हम क्या assumptions मान के चलते हैं? पहला, each या पहला होगा नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस, या आप कहेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल P would be 2। यहाँ पर क्योंकि डायटोमिक लैटिस है, यानी कि एक लैटिस पॉइंट पर कितने एटम्स बिलोंग करेंगे, 2। नंबर ऑफ एटम्स इन द बेसिस वुड बी 2, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रिमिटिव सेल वुड आल्सो बी 2। सेकंड, each vibrating atom is equivalent to simple harmonic oscillator। यानी कौन सी थ्योरी वैलिड है यहाँ पर, हार्मोनिक थ्योरी इज वैलिड, हार्मोनिक थ्योरी इज वैलिड। यानी कि हर एक एटम कैसे वाइब्रेट करेगा, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट करेगा। तीसरा assumption क्या है, ओनली नियरेस्ट neighbor interaction would be considered, only nearest neighbor interaction would be considered। ये तीन यहाँ पर क्या होंगे, assumption होंगे, ठीक है, तीन assumption होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जो डायटोमिक लैटिस है वो कैसे दिखेगा, इट वुड बी लाइक दिस। यहाँ पर होगा एक स्मॉलर एटम, it would be connected to bigger atom, it would be smaller atom, it would be connected to bigger atom, and then it would be smaller atom, bigger atom, and so on। It would be like this। ये जो चेन होगी वो इस तरह की है। ओके, नाउ यू विल सी दैट के इसको चलो कर देते, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, ओके। तो यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट है वो कितने, एक लैटिस पॉइंट पर कितने एटम्स हैं, एक लैटिस पॉइंट पर 2 एटम्स हैं। इसका मतलब लैटिस पॉइंट आप कहाँ मानेंगे, या तो बड़े वाले एटम पर मानेंगे या छोटे वाले पर मानेंगे, पर मानेंगे एक ही पर, ऐसा नहीं कि दोनों पर लैटिस पॉइंट रखेंगे। तो लैटिस पॉइंट कहाँ से कहाँ, अगर आप अज्यूम करते हैं कि लैटिस पॉइंट इसके सेंटर पर है तो नेक्स्ट जो है छोटे वाले पर नहीं आएगा, इट वुड बी ऑन द बिगर वन एंड देन बिगर। सो लैटिस कांस्टेंट क्या होगा, लैटिस कांस्टेंट हमेशा लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, ना कि एटम के बीच में। ओके, सो लैटिस पॉइंट होगा, लैटिस पॉइंट जो होगा इट वुड बी कंसीडर्ड एज दिस, दिस वुड बी आवर लैटिस, ये हमारा लैटिस कांस्टेंट। ये होगा ठीक, ए है ठीक। वैसे क्या होगा, अरे जब बिगर के बीच का डिस्टेंस ए है तो ऑब्वियसली बात है
स्मॉलर के बीच का डिस्टेंस भी ए होगा। तो बिगर टू बिगर या स्मॉलर टू स्मॉलर जो है ये होगा। अब यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ये स्मॉलर वाला एटम है वो m1 है, जो बिगर वाला है उसका मास कितना है, m2 है। बिगर वाले का जो मास है वो m2 है, स्मॉलर वाले का मास m1 है, m2 है, m1 है, m2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर a consider one dimensional chain of atoms, ठीक है, वन डायमेंशनल चेन ऑफ एटम्स, ठीक है, इन विच m1 इज लाइटर देन m2। यहाँ पर हम क्या मानकर चल रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। हम पूरे जो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर उसमें हम मानकर चल रहे हैं कि m1 इज लाइटर, m2 इज हैवी। ओके, हम ये मानकर, ठीक। तो m1 के बीच का डिस्टेंस कितना है a, m2 के बीच का डिस्टेंस कितना है a, बट अगर m1 m2 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे यानी कि ये वाला दिस डिस्टेंस, वो कितना होगा, ये इट वुड बी हाफ, इट वुड नॉट बी a, इट वुड बी a/2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है, इस डायग्राम a/2। यहाँ पर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस सर बैक स्लाइड शो करना a/2। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो a/2 होगा। थैंक यू सर। ओके, तो ये कौन सी पोजीशन थी, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायनामिक कंडीशन में देखेंगे, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेट करेगा लैटिस तब वो कैसा होगा, स्मॉलर एटम वुड बी कनेक्टेड टू बिगर एटम, स्मॉलर एटम, बिगर एटम, स्मॉलर एटम, बिगर एटम, सो ओके, ये हो गया। फिर इसको थोड़े लैटिस पॉइंट, ओके। अब जो ये डिस्प्लेस होगा, ये तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो ये और ये डिस्टेंस कितना है, a, ओके। ये मास है m1 और ये मास है m2, m1, m2, m1, m2। तो जब ये डिस्प्लेस होगा, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, डिस्प्लेस होगा तो ये वाला आइटम मान लीजिए आगे चला जाए। नाउ लेट्स से इसके सामने से आगे बढ़ जाएगा, स्मॉलर, ओके। बिगर, स्मॉलर, बिगर, बिगर, लाइक दिस। तो अब इसमें जो होगा, ये m2 है, मान लेते हैं कि इनकी जो नंबरिंग है शुरुआत से, ओके, वो क्या है, जैसे m1 है तो ये जो है ये क्या है, ये है nth एटम। nth कौन सा एटम, इट इज nth एटम, ओके। m1 वाला nth एटम, तो m1 वाला n-1 कहाँ होगा, ये होगा, और ये वाला कौन सा होगा, n+2 होगा, ओके, n+1। ये जो स्मॉलर वन है, जो लाइटर एटम है, उसका नंबर इसके वाले का n है, तो इसके पीछे वाला क्या होगा, n1, n-1 होगा, उससे आगे क्या होगा, n+1। जो ये बिगर वाला है उसकी नंबरिंग हम अलग तरीके से कर रहे हैं, उसकी नंबरिंग कैसे होगी, मान लिया s से कर रहे हैं, तो ये वाला जो है वो s है, s एटम, तो इससे पीछे वाला ये क्या होगा, s-1 एटम,
और इससे आगे वाला क्या होगा, S+1। नंबरिंग पहले क्या थी, पहले नंबरिंग एक साथ थी, मतलब n-1 n-2 ऐसे कर। इस बार क्या, दो अलग अलग तरह के एटम्स, देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, तो उनकी नंबरिंग अलग अलग हो रही है। एक की n से हो रही है नंबरिंग, दूसरे की s से हो रही है। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, उसको हम कहेंगे un-1। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से मेन पोजीशन से, उसको कहेंगे हम क्या, ux-1। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, उसको हम कहेंगे un। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, उसको हम कहेंगे क्या, us। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, उसको कहेंगे हम un+1। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, होगा us+1। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड कंडीशन। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये un, us, us+1 ये सब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लाइटर, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लाइटर एंड heavier atoms would be, who is lighter, lighter is m1, who is heavier, m2। तो लाइटर वाली मैं पहले लिख रहा हूँ, लाइटर वाली क्या होगी, देखो m डबल डेरिवेटिव, लाइटर कौन किससे रिप्रेजेंट किया गया, n से। लाइटर का जो एक्सेलरेशन होगा, मैं nth वाले को रेफरेंस मान रहा हूँ। अब आप देखो n वाला जो रेफरेंस है, उसके साइड में कौन है, हम क्या कह रहे हैं, ओनली नियरेस्ट नेबर इंटरेक्शन इज कंसीडर्ड। पहले n के साइड में कौन था, लेफ्ट साइड में n-1 था, राइट साइड में n+1 था, बट यहाँ डिफरेंट टाइप का एटम है, n के राइट साइड में s है और लेफ्ट साइड में s-1 है, समझ रहे हैं या नहीं। तो c क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट, जैसे पहले लिखा था, तो होगा u s minus u n प्लस, जैसे पिछली बार लिखा था c u s minus 1 minus u n। ओके, ये किसकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, इट इज ऑफ लाइटर। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लाइटर 1, ठीक है। फिर हैवियर एटम की हैवियर एटम की क्या होगी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये m1 आएगा, सॉरी लाइटर एटम कौन है, m1। ओके, हैवियर कौन है, m2। वो कौन सा एटम ले रहे हैं रेफरेंस, s1 एटम। c क्या होगा, s के साइड में कौन है, n है पीछे की तरफ, तो un माइनस us, आगे की तरफ कौन है, n+1। ओके, तो ये दो इक्वेशन होगी, ठीक है। लास्ट टाइम की तरह ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने माना था un को हार्मोनिक मोशन मान के ऐसे किया था, ठीक है। तो किस तरह का होगा, देखो नाउ both type of atoms are सर बैक स्लाइड शो करना। performing SHN, hence क्या होगा, both type of atoms are performing SHN, so UN क्या होगा, UN, N कौन है, N है लाइटर वाला, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो मान रहे हैं UO1। ओके, UO1 ई पावर क्या था पिछली बार, I ओमेगा टी माइनस KNA। ओके, सिमिलरली क्या होगा, US वाला क्या होगा, हैवियर वाले का होगा, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि सेम फोर्स लगाने पर जो हैवियर एटम है वो कम दूर तक जाएगा, फ्रीक्वेंसी वुड बी सेम, इट वुड बी KSA। तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, n+1 लिख सकते हैं, UN+1 लिख सकते हैं, US+1 लिख सकते हैं, UN-1 लिख सकते हैं, US-1 लिख सकते हैं, लाइक दिस। ओके, तो आप देख रहे हैं ये एम्पलीट्यूड, ये जो होंगे UO1 वुड नॉट बी इक्वल टू UO2। व्हाई, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे, सिंस M1 इज लेसर देन M2। तो क्या ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आप, सेम फोर्स लगाने पर हैवियर एटम ज्यादा दूर तक चला जाएगा अपनी मीन पोजीशन से, या लाइटर एटम ज्यादा दूर तक जाएगा अपनी मीन पोजीशन से। यहाँ पर क्या, लाइटर एटम का एम्पलीट्यूड ज्यादा दूर तक जाएगा, तो दोनों सेम नहीं होंगे। अब आप क्या देखते हैं यहाँ पर,
Equations 1 and 2 are coupled equations. Equations 1 and 2 are coupled equations. coupled कैसे हैं वो? coupled इसलिए हैं क्योंकि लाइटर वाले में कौन आ रहा है? हैवियर, और हैवियर वाले में कौन आ रहा है? लाइटर. तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं? coupled equations. ओके, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर हम ये सब करके सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? coupled equation. ठीक है, and we can solve them to obtain, क्या चाहिए हमें? to obtain frequency. पिछली बार क्या निकाला था हमने? एक ही मोटिव था हमारा, frequency of vibration. frequency of vibration. तो आपने देखा होगा पिछली बार ऐसा कुछ इक्वेशन हमने निकाला, अगर आपको याद. 1D के लिए what we have done, omega equals to root 2 c by f, है ना? sin 4000. अच्छा 4 c by sin q by 2 that we calculated. इसके लिए था एक को मोनोएटॉमिक लैटिस ना, और मैंने कहा था इसको याद रखना. ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक लैटिस क्या होगा? टू ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ व्हाट? डायटोमिक लैटिस. वो मोनोएटॉमिक था, ये डायटोमिक लैटिस. तो क्या आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन? ये आपको याद रखना है. ओमेगा आएगा, ठीक है, मैं खुद भूल जाता हूँ. ओके, एक मिनट दो मुझे, सॉरी कॉल करने दो. भी बनता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू c 1 over lighter atom plus 1 over heavier atom. ओमेगा स्क्वायर है ठीक, प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस c 1 over m 1 over m2, ओके, अंडर रूट 1 minus 4 m1 m2 divided by m1 plus m2 9 square. ये इन्वाइट ओके. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये अंडर रूट जो है वो इसके साथ एक्स्ट्रा 4m1 डिवाइड बाय m2 स्क्वायर आता है. इस टर्म 4m1 by m2 के नीचे जो m1 plus m2 स्क्वायर, ये आएगा. ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक लैटिस है, दैट यू कुड रिमेंबर. ओके, अब हमें क्या करना है इसमें? हमें जो इंपॉर्टेंटली इसमें डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करना है इसके लिमिटिंग केसेस क्या होंगे. ओके, इंपॉर्टेंट केस के अंदर ये डिस्कशन करना है कि इसके लिमिटिंग केसेस क्या होंगे. ओके, तो इसके लिमिटिंग केसेस डिस्कस करते हैं. पहली बात, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एक प्लस और एक माइनस है, क्योंकि जो आप फॉर्मूला बनता है ना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आप जानते होंगे, रूट निकालते हैं ना जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपने देखा होगा जैसे इन ये जो दोनों इक्वेशन है ना, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, उसके रूट कैसे निकाल दो आप? जैसे मान लिया कोई ऐसी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे करके कोई इक्वेशन, तो उसके रूट कैसे निकालते हो आप? बताओ. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये बनती है ना ऐसी इक्वेशन. ये
इसके रूट। तो ऐसी इक्वेशन वहां पर बनी होगी और ठीक है उसमें ओमेगा स्क्वायर यानी कि यहाँ पर ओमेगा पावर 4 आया होगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आया होगा, तो उसके दो रूट मतलब दो सोल्यूशन बने होंगे प्लस माइनस। ओके समझ रहे? ऐसे होगा हुआ होगा ठीक। तो यहाँ पर प्लस और माइनस ठीक है क्या डिनोट करते हैं? तो प्लस साइन तो प्लस सॉल्यूशन है ठीक है, इट इज फॉर प्लस सॉल्यूशन इज फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच या आप कह सकते हैं ऑप्टिकल फोनोन, ऑप्टिकल एंड ये क्या है अकॉस्टिकल ब्रांच, अकॉस्टिकल फोनोन्स माइनस साइन अकॉस्टिकल फोनोन्स प्लस साइन ऑप्टिकल फोनोन्स। यानी कि अब क्या है दो तरह की फ्रीक्वेंसीज आ गई, वन इज प्लस अदर इज फोर माइनस। तो प्लस वाला जो होगा वो हाई फ्रीक्वेंसी होगी और लोअर वाली जो होगी वो जो माइनस होगी वो लोअर फ्रीक्वेंसी होगी। तो पूरा जो स्पेक्ट्रम है इसका उसमें दो फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली ठीक। तो ऑप्टिकल ब्रांच क्या है, ऑप्टिकल फोनोन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे पहले। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल ब्रांच, पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल से मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल वेव स्टैंड्स फॉर व्हाट? साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इस तरह की बात हो रही है, यानी कि अगर आप कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करते हैं ओके तो कौन से फोनोन्स एक्साइट करेगी वो? जो ऑप्टिकल वेव है या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन से फोनोन्स को एक्साइट करेगी? वो एक्साइट करेगी ऑप्टिकल फोनोन्स। ओके तो यानी कि जो मोशन ऑफ ऑप्टिकल वेव है, मोशन ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन गवर्न करेगा? प्लस वाला साइड गवर्न। ओमेगा प्लस स्क्वायर होगा c टाइम्स 1 by m1 प्लस 1 by m2 ओके प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर c टाइम्स 1 by m1 1 by m2 अंदर 1 minus 1 minus 4 m1 m2 divided by m1 plus m2 sine square k is wave vector, a is lattice constant। yes ये आ गया हमारा किसका? ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी ठीक। ये फ्रीक्वेंसी ऑप्टिकल ब्रांच है। अब इसको हम ना लिखेंगे एट लॉन्ग वेवलेंथ। फर्स्ट होगा एट लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग wavelength. What is the meaning of long wavelength? K is tending to 0. K is tending to 0. Long wavelength का मतलब ये K बहुत छोटा है। ओके तो जो लैम्डा होगा वो किससे बड़ा होगा? बहुत लैम्डा would be very very little than K, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ लैटिस कांस्टेंट से बहुत ज्यादा है वेव की तो उसको बोलेंगे लॉन्ग वेवलेंथ। ओके तो अब आप देखेंगे क्या ठीक है व्हाट यू विल सी हियर कि ये जो यहाँ पर जो k है वो क्या है? स्मॉल है, टेंडिंग टू 0 है। तो साइन स्क्वायर k by 2 जो वैल्यू होगी ठीक है वो क्या होगी? स्मॉल या लार्ज? स्मॉल। अब आपको देखना है क्या हम ठीक है क्या हम इस 1 के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस ठीक है हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा? नेग्लेक्ट करने से क्या रहेगा हमारे पास? नेग्लेक्ट तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू इन कंपैरिजन टू 1। तो अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो देखेंगे ओमेगा प्लस स्क्वायर 0 तो नहीं बन रहा है। आपने शायद देखा होगा कहीं भी हम क्या करते हैं, अगर मान लिया इसको नेग्लेक्ट करने से, इस पार्ट को नेग्लेक्ट करने से पूरा फ्रीक्वेंसी 0 बन रहा होता तो मैं क्या करता? समवेयर एल्स भी हमने ये चीज की होगी। अगर इसको नेग्लेक्ट करने से ये पूरा वैल्यू 0 बन जाता तो मैं क्या करता? तो मैं इसको एक्सपेंड कर देता, तब मैं इसको एक्सपेंड करता है ना। अब चूंकि इसको नेग्लेक्ट करने से हमारा ये वैल्यू नॉन जीरो बन रहा है इसलिए हम इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर 0 बन रहा होता तो हम इसको एक्सपेंड करके 0 के नियर जो स्मॉल वैल्यू होती है उसको ले लेते।
बट चूंकि जीरो नहीं बन रहा है इसलिए हम सीधे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने से क्या होगा, इट वुड बिकम ट्वाइस सी m1 प्लस 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। आप सी जानते हैं ना क्या है, पिछली बार वाले सिंबल यूज हो रहे हैं। सी क्या है, सी इज फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, सी इज फोर्स कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तो ये बन रहा है हमारा 1 बाय दिस। ओके, ओमेगा प्लस कितना आया, 2c 1 over m1। इक्वेशन नंबर 4। अब बताइए, जब लॉन्ग वेवलेंथ होती है और ऑप्टिकल ब्रांच होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है ऑप्टिकल ब्रांच होती है, क्लियर। तब जो हमारा फ्रीक्वेंसी है ऑप्टिकल ब्रांच का, वो किन एटम किन मासेस के ऊपर डिपेंड करता है, लाइटर पर, हैवियर पर, या दोनों पर? दोनों पे। दोनों पर। ठीक है, आगे चल के एट शॉर्ट वेवलेंथ, सेकंड। अच्छा, इसको हम क्या कहेंगे, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, नियर सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन या नियर ब्रिलियंट बाउंड्री? बताइए क्या है ये वैल्यू जो है, ये सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन, ये क्या है वैल्यू, इट इज नियर सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन, नियर सेंटर ऑफ ब्रिलियंट। ये बात समझे ना, पिछली बार डायग्राम जो बनाया था हमने, ये वैल्यू कहां पर होती है, नियर सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन। ठीक, एट शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि आप क्या कह रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी की वेव डाल रहे हैं बाहर से, शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, के किस तरफ टेंड करेगा, के का वैल्यू किस तरफ टेंड करेगा। जब ये देखो, मैंने के जीरो क्यों लिया था, मैंने के जीरो इसलिए लिया था क्योंकि जो साइन फंक्शन था वो जीरो की तरफ टेंड करेगा, वेरी स्मॉल मतलब किस तरफ टेंड करेगा, इट वुड बी टेंड टू जीरो। ओके, दूसरा इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, लोएस्ट वैल्यू तो जीरो हो सकता है साइन का, साइन स्क्वायर का, ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है साइन स्क्वायर के बाई 2 का, 1 साइन स्क्वायर के ए बाई 2 का जो हाईएस्ट वैल्यू होगा होगा 1। तो जब मैं साइन फंक्शन लिखूंगा यहाँ पर तो क्या वैल्यूज आएंगी, स्क्वायर है चूंकि ये प्लस माइनस 1 है क्या नहीं, और वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस पाई बाई पाई बाई 2, है ना। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो के वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाई ए। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर अगर ये इस तरफ टेंड करे पाई बाई ए, और वेवलेंथ किस तरफ टेंड करे 2a, जब ऐसा होगा ना, जब के इस तरफ टेंड करेगा तो लैम्डा किस तरफ टेंड करेगा, 2a की तरफ। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं कौन सी लिमिट, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट। ओके, लैम्डा छोटा हो गया। ये कहां पर होता है, वेयर दिस हैपेंस, दिस मींस व्हाट, बाउंड्री, बाउंड्री, इट इज एट ब्रिलियंट जोन बाउंड्री, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री। ठीक, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर जाकर क्या होगा देखते हैं उसके लिए। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये वाला जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। 1। अब आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो है, ये वाला जो पैरामीटर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जरा करके बताओ कितना होगा, ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया, 1 माइनस दिस, वन माइनस 4m1 m2 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ओमेगा प्लस स्क्वायर 3 टाइम्स 1 over m1 प्लस 1 over m2 प्लस वैल्यू वही प्लस यहाँ पे। ओके, सी को मैं रख रहा हूँ बाहर। ओके, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंडर रूट के अंदर, तो ये क्या वैल्यू है एक्चुअली, ये है m1 m2 डिनोमिनेटर में और m1 प्लस m2 न्यूमरेटर में। समझ रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है m1 m2 डिनोमिनेटर में, इसको मतलब कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे, ऊपर m1 प्लस m2। क्लियर, तो जब ये अंदर जाएगा अंडर रूट के, जब ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो किससे क्या बनेगा, ये बनेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2 का होल स्क्वायर 1 माइनस क्या बनेगा 4m1 m2
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। देखना ठीक है। ओके, इससे जरा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। प्लस सी, तो क्या कैंसिल होगा सेकंड टर्म में? अंडर रूट क्या बनेगा 1 माइनस बस टर्म तो यही होगी या उसी को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे हम क्या? सर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर वाला 1/m1 माइनस 1/m2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया m1 m2 होल स्क्वायर माइनस, ठीक है चलो गया। ऊपर क्या बचता है? नीचे बचता है 4 डिवाइड बाय m1, ठीक है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक आएगा c 1 ओवर m1 प्लस 1 ओवर m2 प्लस c। ओके, m1 m2 कॉमन ले लो सर। m1 m2 कॉमन ले लो, ठीक है। तो उसको स्क्वायर को फिर ओपन करोगे तो ये आएगा, मैं बता देता हूँ 1 बाय m1 माइनस 1 बाय m2, ओके, होल स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे बता। ओके, अब आप कह सकते हैं कि मैंने इसको 1 बाय m1 माइनस 1 बाय m2 ही क्यों लिखा है? क्यों मैंने इसको 1 बाय m2 माइनस 1 बाय m1 नहीं लिखा? क्योंकि ध्यान दीजिए, मैंने किसको लाइटर किसको हैवियर लिया है? m2 को लाइटर m1 m1 इज लाइटर। यहाँ पर हमने किसको माना है? m1 को लाइटर माना है। तो 1 बाय m1 क्वांटिटी जो होगी वो 1 बाय m2 से ज्यादा होगी। दिस क्वांटिटी वुड बी लार्जर क्योंकि m1 इज स्मॉलर, इसलिए क्या होगा? हमने 1 बाय m1 माइनस 1 बाय m2 लिखा है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? विल गेट 2c बाय m1 ओनली, ओमेगा प्लस स्क्वायर का वैल्यू। तो इससे ओमेगा प्लस क्या बनेगा? दिस विल गिव अस ओमेगा प्लस एज अंडर रूट 2c बाय m1, इक्वेशन नंबर 5। यानी कि ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच है वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच डिपेंड्स ऑन द लाइटर मास और द हेवियर मास और बोथ द मासेस, मास ओनली, लाइटर मास ओनली, ठीक है। ये हो गया, तो ये था ऑप्टिकल ब्रांच का रिप्रेजेंट। अब आते हैं अकॉस्टिकल ब्रांच। अकॉस्टिकल ब्रांच, ओके, अकॉस्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अकॉस्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा माइनस का स्क्वायर c टाइम्स 1 over m1 1 over m2, here we have negative sign, it would be under root 1 minus 4 m1 m2 divided by m1 plus m2 sin square k by 2, yes, ये अकॉस्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, अब क्या करेंगे हम? इसके दो लिमिटिंग केसेस लेंगे एट लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब है k is tending to 0 and lambda is very very greater than a। तो जब क्या होगा? अगर आप क्या करें, sin square k by 2 को नेग्लेक्ट कर सकते करें इन कंपैरिजन टू दिस वन, तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस साइन, इसलिए हमें क्या करना होगा? sin square k by 2 को एग्जैक्टली जीरो ले लेना होगा या उसको क्या लेना होगा? यू नो दैट when theta is 0 then sin theta किस तरफ टेंड करता है? when theta tends to 0 sin theta tends to theta, ओके। तो आप इसको ले लेंगे ka by 2 का होल स्क्वायर, ये ले लेंगे। ये करिए जरा, तो कितना हो जाएगा? ओमेगा माइनस स्क्वायर एन माइनस स्क्वायर। अब इसको मैं पूरे में से कॉमन लेगा, 1 by m1 1 by m2 ब्रैकेट 1 माइनस ये वाला, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस 4 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 m2 होल स्क्वायर। और ये क्या होगा? sin स्क्वायर k by 2, इट वुड बी k स्क्वायर a स्क्वायर by 4, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट क्लोज।
So here what you have 4 and 4 would be cancelled. Okay, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये क्वांटिटी जो है स्मॉल है, इसका ले लीजिए आप बाइनोमियल एक्सपेंशन अंडर रूट का, तो देगा c टाइम्स 1 by m1 1 by m2, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस पावर कितनी 1/2 है, तो क्या बनेगा m1 m2 a square by 2 किसकी वजह से 1/2 पावर की वजह से m1 m2 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट and this bracket close. Okay, if you open the bracket this one and this one will be cancelled, तो कितना हो जाएगा ओमेगा माइनस स्क्वायर, थोड़ा इसको ऐसे लिख लो, ये जो बन रहा है ये है ना, इसको आप लिख सकते हो क्या m1 m2 और ऊपर m1 प्लस m2, क्या बनेगा m1 m2 would be cancelled. ओके, और ये बनेगा c k स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2 एक m1 प्लस m2 बचेगा, एक m1 प्लस m2 बचेगा बस नीचे, इतना ठीक है क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस हुआ, ओमेगा माइनस क्या बनेगा, ओमेगा माइनस बनेगा अंडर रूट c डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2, ये तो हो गया अंडर रूट में, और k हो गया अंडर रूट के बाहर. दिस इज द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अकोस्टिकल ब्रांच कब लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकोस्टिकल ब्रांच इन द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट. ठीक है, तो अकोस्टिकल ब्रांच मतलब किसके साथ डील करने वाली ब्रांच, ठीक है साउंड वेव. वैसे ये किसके साथ डील करने वाली थी, EMB. ओके, तो लॉन्ग वेव यानी कि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी की लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की अगर क्या करेंगे उससे साउंड वेव प्रोपगेट कराएंगे तो उसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होगी. ओके, अब यहां से आप स्पीड ऑफ साउंड भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव यहां पर क्या है ओमेगा प्रोपोर्शनल टू के, ये और नोटिस करने वाली बात है, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के. तो स्पीड ऑफ साउंड वेव वीपी ले लो, चाहे वीजी ले लो, दोनों सेम आएंगे. ओके, वीपी वीजी वुड बी सेम, क्या होगा अंडर रूट c डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2 इंटू a, बाहर है a अंडर रूट. इक्वेशन नंबर क्या है, ये हो गया स्पीड ऑफ साउंड वेव. कब, जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव, आपको कहां निकालनी है स्पीड ऑफ साउंड वेव, लॉन्ग वेवलेंथ जोन में या शॉर्ट वेवलेंथ जोन में, हमेशा निकालनी किसमें लॉन्ग वेवलेंथ जोन में. ओके, अब चलते हैं एट शॉर्ट वेवलेंथ, सेकंड एट शॉर्ट वेवलेंथ. शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब है कि टेंडिंग टू प्लस माइनस पाई बाई ए या लैम्डा इज टेंडिंग टू 2a. इसका मतलब है कहां पर है ब्रिलियन जोन बाउंड्री, ब्रिलियन जोन बाउंड्री, ब्रिलियन जोन बाउंड्री. ठीक है, तो तब क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं दो वैकेंसी, यहाँ पर ओमेगा प्लस में यहाँ पर क्या साइन था प्लस प्लस प्लस, क्या बचा था ओमेगा प्लस, यहाँ पे ये आया था, जब मैं माइनस साइन लगाऊंगा ओमेगा माइनस में, माइनस स्क्वायर में जब मैं माइनस साइन लगाऊंगा तो रहेगा c 1 by m1 1 by m2 माइनस c 1 by m1 माइनस 1 by m2 होल स्क्वायर. तो क्या कैंसिल होगा इसका, लाइटर मास या हैंगर मास, लाइटर मास, तो ये रह जाएगा लाइटर m1 कैंसिल हो जाएगा 2g by m2 ओमेगा माइनस 2 अंडर रूट 2g by m2.
condition number 3. So at the Brillouin zone boundary, frequency of sound wave depends on the lighter mass or the heavier mass. It depends on the heavier mass. heavier mass. ये ठीक है, ये है. तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा दिखेगा? लेट मी टेक अ डायग्राम. तो ये जो है क्या है? ये है डिस्पर्शन रिलेशन. Dispersion relation for phonons. किसमें? Dispersion relation for phonons in diatomic lattice. Diatomic lattice. Dispersion relation of phonons in diatomic lattice. तो ये जो है this would be ओमेगा. ये ओमेगा होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा? के होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा? माइनस के होगा. ये जो है ये इतना जो है उसको हम क्या कहते हैं? इट विल बी Brillouin zone. इट विल बी फर्स्ट Brillouin zone. ओके, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? दिस इज व्हाट it is center of Brillouin zone. ये क्या है? ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ये क्या है? These are Brillouin zone boundary. ये भी क्या है? Brillouin zone boundary. ओके, Brillouin zone boundary है. ओके, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ब्रांच है, ये क्या है? ये ऑप्टिकल ब्रांच है और ये कौन सी ब्रांच है? ये अकॉस्टिकल ब्रांच है. ओके, ये यहाँ इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? लो वैकेंसी. जब के का वैल्यू हमने छोटा लिया है तो ये कितना वैल्यू है? 2c अंडर रूट 2c 1/m1 प्लस 1/m2. ये वाली वैल्यू, दिस वैल्यू इज अंडर रूट इट इज 2c 1/m1 m2 है. ये वैल्यू कितनी है? ये वाली लाइटर हैवियर क्या है? इट्स फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट 2c/m1 लाइटर है. ये कितना है? 2c/m2 है. ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सेम नहीं है ना? कौन सी कम है भाई? m2 क्या है? यहाँ पर पूरा assumption क्या है? m2 इज लार्जर देन m1. तो जो m2 वाला टर्म है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लोअर या हायर? इट वुड बी लोअर. तो ये जो है यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो गया है? ये यहाँ पर इट इज फ्रीक्वेंसी गैप. फ्रीक्वेंसी गैप, और आप इसको एनर्जी गैप भी कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड. क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में? या तो h क्रॉस ओमेगा लेंगे अगर आप ओमेगा ले रहे हैं तो, या h न्यू लेंगे अगर आप न्यू ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लीनियर वाली ले रहे हैं. ये फ्रीक्वेंसी गैप हो गया. ठीक है ना? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 है या नहीं? ठीक है, तो ये आ गई. 4 पॉइंट पर तो आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए कम से कम. कौन से 4 पॉइंट्स? 2 सेंट्रल Brillouin जोन है. किसके लिए? एक ऑप्टिकल के लिए, एक अकॉस्टिकल के लिए. और 2 पॉइंट Brillouin जोन बाउंड्री पर है, एक अकॉस्टिकल के लिए, एक ऑप्टिकल के लिए. क्लियर है? ये हो गया. तो ये क्या है? ये वाले कौन से फोनोन्स हैं? इसके जो फोनोन्स होंगे वो ऑप्टिकल फोनोन्स होंगे, इसके जो फोनोन्स होंगे वो क्या होंगे? अकॉस्टिकल फोनोन्स होंगे. ठीक है, यहाँ पर क्या है?
2-3 स्लाइड म्यूट पर लिखने की बजाय कॉपी कर लो। ये हो गया, ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इस पे दो तरह की ब्रांचेस मैंने बता दी आपको। तो ये जो फ्रीक्वेंसी गैप है, इज दिस अलाउड और नॉट अलाउड? ये वाली फ्रीक्वेंसीज फोनोन्स के लिए अलाउड है या नहीं? नहीं। नहीं अलाउड है। ये वाली फ्रीक्वेंसीज कोई सा भी फोनोन नहीं रख सकता, ना तो ऑप्टिकल फोनोन रख सकता है इन फ्रीक्वेंसीज को, ना अकॉस्टिकल फोनोन रख सकता है इन फ्रीक्वेंसीज को। ओके, जो अकॉस्टिकल फोनोन है उसका अलाउड बैंड कितना है? बैंडविड्थ ऑफ अकॉस्टिकल बैंड क्या आएगी आपको बताओ? अलाउड बैंड ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच इतना जो फ्रीक्वेंसी है ये वाला, ये किसके लिए अलाउड है? Acoustic. अकॉस्टिक के लिए अलाउड है। ठीक है, इट इज अलाउड फ्रीक्वेंसीज या अलाउड बैंड फॉर अकॉस्टिकल फोनोन। ठीक, ये वाला जो बैंड है, ये वाला यहां से लेकर और यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक, ये किसके लिए अलाउड है? ऑप्टिकल के लिए अलाउड है। तो अब बताओ डिस्पर्शन कितनी ज्यादा दिख रहा है आपको? डिस्पर्शन मतलब चेंज, ऑप्टिक में ज्यादा दिख रहा है या अकॉस्टिक में ज्यादा दिख रहा है? Acoustic. अकॉस्टिक में ज्यादा दिख रहा है। ठीक है नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, बैंडविड्थ ऑफ अकॉस्टिक ब्रांच, अकॉस्टिकल ब्रांच, बैंडविड्थ ऑफ अकॉस्टिकल ब्रांच क्या होगी? अगर आप फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ निकालना चाहते हैं, डेल्टा ओमेगा, किसके लिए? डेल्टा ओमेगा फॉर अकॉस्टिक, अकॉस्टिक, तो आपको ओमेगा टॉप में से ओमेगा बॉटम को माइनस करना होगा। वेयर इज द टॉप एंड वेयर इज द बॉटम? टॉप है कितनी वैल्यू पर? √2c/m2, और बॉटम कहां पर है? 0 0। तो कितनी बैंडविड्थ आई उसकी? अलाउड बैंड की बैंडविड्थ कितनी आई? फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कितनी आई या नहीं? ओके, सिमिलरली बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच क्या आएगी? बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच, बैंडविड्थ ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच क्या आएगी? डेल्टा ओमेगा ऑप्टिकल। बताइए टॉप कहाँ है उसका? टॉप किस फ्रीक्वेंसी पर है? Under root 2c 1/m1 plus 1/m2. और इसमें से माइनस कर दो आप क्या, m1। ये बैंडविड्थ आ गई ऑप्टिकल ब्रांच। ठीक है, तो डिस्पर्शन कितने ज्यादा है? डिस्पर्शन इज मोर इन ऑप्टिकल अकॉस्टिकल ब्रांच, अकॉस्टिकल ब्रांच में ज्यादा है डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन इज मोर इन ऑप्टिकल ब्रांच। ओके, ठीक, ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, देखो ना, ये तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज्यादा चेंज नहीं है उसमें। ओके, ज्यादा उसमें चेंज है नहीं। एक बात और जो ध्यान देने वाली है इसमें, वो ये था कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ऑप्टिकल ब्रांच है या अकॉस्टिकल ब्रांच? आपको एक फ्रीक्वेंसी दे दी, तो आप कैसे पता करेंगे कि अकॉस्टिकल है या ऑप्टिकल है? उसका पहचान है अकॉस्टिकल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो अकॉस्टिक ब्रांच आप के का वैल्यू 0 रखो। अगर ओमेगा 0 आ जाए तो क्या होगा? अगर एट k इक्वल्स टू 0 ओमेगा 0 आ जाए तो समझ लेना कौन सी ब्रांच है? अकॉस्टिकल ब्रांच। ओके, और अकॉस्टिकल ब्रांच से ही कौन सी डीलिंग होगी? साउंड वेव की डीलिंग अकॉस्टिकल ब्रांच से होगी या ऑप्टिकल ब्रांच से होगी? अकॉस्टिकल ब्रांच। अकॉस्टिकल ब्रांच। ठीक, तो ये डिस्कशन था यहाँ पर, उसी के रिगार्डिंग में लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ उसको, आपको सारा समझ आ जाएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डायएटॉमिक लैटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांच में तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ डायएटॉमिक लैटिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही है ना? ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी branch is known as optical branch and the lower frequency branch is known as acoustical branch. These two branches are separated by a frequency gap. Okay? तो इसीलिए क्या हुआ, अगर आप क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, ठीक है, इन केस ऑफ मोनो एटॉमिक लैटिस,
कौन सी ब्रांच सपोर्ट कर रही? अगर आप मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए देखें, इन मोनोएटॉमिक लैटिस व्हिच ब्रांच वाज सपोर्टिंग इन मोनोएटॉमिक लैटिस? acoustical branch. मोनोएटॉमिक लैटिस ओनली acoustical branch is supported. अब हमें कैसे पता वो acoustical branch ही थी? देखो मैं बताता हूँ आपको, वो वैसे मैंने कहीं ये लिखा था, मैंने लिखा था ना, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी थी ना किसी मोनोएटॉमिक की, इसमें आप k का वैल्यू 0 रखो तो फ्रीक्वेंसी 0 आती है, नॉन 0 आती है? 0। इसका मतलब ये acoustical branch है या ऑप्टिकल ब्रांच है? Acoustical. acoustical branch। ये 0 रखने पर ओमेगा 0 आ रहा है, तो मोनोएटॉमिक लैटिस में ओनली acoustical branch is supported. So what is the necessary condition to support the optical branch? Necessary condition to support the optical branch is 2 atoms per primitive cell. क्योंकि इसी primitive cell में कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स। ओके, तो ये तो जो मैंने डायग्राम में दिखाया आपको वही लिख दिया। ओके, आगे चलिए। एक ही बात और याद रखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 एटम्स, ये जो 2 एटम है ऑप्टिकल ब्रांच में, acoustical ब्रांच में, ठीक है, तो उसमें दो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो किसमें फिक्स रहता है और किसमें वेरिएबल रहता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 एटम्स रिमेन्स फिक्स्ड इन ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच में सेंटर ऑफ मास फिक्स रहता है, ये बात याद रखनी है आपको। ओके, जबकि acoustical ब्रांच में मूव करता है एटम्स के मोशन के साथ। ओके, कैसे? देखो जरा, मान लिया आपके पास NaCl क्रिस्टल है, आपके पास क्या है? NaCl क्रिस्टल, ये किसका चेन दिया हुआ है? NaCl क्रिस्टल का, जो डायटोमिक लैटिस है NaCl क्रिस्टल 1D NaCl क्रिस्टल यहां पर शो किया हुआ है, तो उसमें क्या होगा? Na प्लस, फिर उसके साथ में कौन होगा? Cl माइनस। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं, ये हमारा लाइटर है, ये हमारा हैवियर है, Cl हैवियर होगा ना, लाइटर हैवियर लाइटर हैवियर, क्लियर है? M1 हमारे हिसाब से कौन होगा यहाँ? अगर NaCl पर लगाया जाए M1 M2 की थ्योरी, तो M1 कौन होगा? Na, और M2 कौन होगा? Cl, क्योंकि वो भारी है। तो यार, तो जब आप ऑप्टिकल वेव अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल अप्लाई करोगे, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लिया ये, और ये वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन, तो आप बताओ वो फोर्स किधर किधर लगाएगा? ये हाफ साइकिल जो है इसमें, ये हाफ साइकिल में ये वाली Na पर फोर्स किधर लगेगा? अप, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अप, और Cl माइनस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा डाउन, क्योंकि आप जानते हैं F इक्वल टू Q ही होता है ना, तो प्लस चार्ज पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है। तो Na प्लस ऊपर पुश होगा इस हाफ साइकिल में, और Cl माइनस नीचे पुश होगा। तो कैसे वाइब्रेशन दिखेंगे आपको? ऑप्टिकल ब्रांच में आपको ऐसे वाइब्रेशन दिखेंगे, जो Na है उसका चेन ये बनेगा, और जो Cl है उसका चेन ये बनेगा, वेव ये बनेगा। समझ रहे हैं नहीं? तो इस केस में क्या होगा? सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि कौन ज्यादा खिसकेगा सेम फोर्स लगाने पर? आप बताओ, फोर्स तो सेम ही लगेगा ना मैग्नीट्यूड में, कौन ज्यादा खिसकेगा बताइए? Cl ज्यादा खिसकेगा अपनी मेन पोजीशन से या Na ज्यादा खिसकेगा? Na ज्यादा खिसकेगा, है ना? Na ज्यादा खिसकेगा तो क्या होगा? कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? आप मुझे बताइए। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, M1 R1 इक्वल टू क्या होता है? M2 R2 होता है नहीं? ये पढ़ा है? M1 R1 इक्वल टू M2 R2, जहां R1 R2 क्या है? उनकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है, तो R1 ज्यादा होगा R2? M1 लाइटर है तो R1 भी लार्जर देन R2, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी ना लाइटर की। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, Na ऊपर जा रहा है तो Cl नीचे, अगर Cl नीचे जा रहा है तो Na ऊपर। ओके, तो यहाँ पर दोनों एटम्स क्या करते हैं? अपोजिट फेज में वाइब्रेट करते हैं, सेम फेज में? Na अगर ऊपर जाएगा तो Cl नीचे जाएगा, अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट करते हैं, क्लियर है? तो सेंटर ऑफ मास किसमें फिक्स रहता है? ऑप्टिकल ब्रांच। ओके, acoustical ब्रांच यानी कि साउंड वेव, साउंड वेव कैसे देखता है? साउंड वेव चार्ज को देखता है या नहीं देखता? साउंड वेव चार्ज को नहीं देखता ना, Yes, क्या होगा? वो दोनों को एक ही डायरेक्शन में पुश करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा? एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में। तो क्या होगा इस केस में? दोनों जब एक ही तरफ चल देंगे दोनों आइटम, तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड और मूव्स, ठीक? ये है, तो ये डिस्कशन था किसका? वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। ठीक है, आगे मैं टीच कर रहा हूँ। ओके, ये स्लाइड रही है, मैं कल बताऊंगा। प्रीवियस स्लाइड सही सो फर्स्ट सर ये फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं आया। स्लाइड करना पेज नंबर क्या समझ नहीं आया? मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। स्लाइड 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 ओके। अकोस्टिकल ब्रांच ज्यादा डिस्पर्सिव होती है, ऑप्टिकल नहीं होती। अकोस्टिकल ब्रांच ज्यादा डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव मतलब चेंज। आप जो चेंज देख रहे हो किसमें ज्यादा है? अकोस्टिकल में। तो अकोस्टिकल इज मोर डिस्पर्सिव। नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिया। डिस्पर्शन इज मोर इन अकोस्टिकल ब्रांच। डिस्पर्शन किसमें ज्यादा है? अकोस्टिकल ब्रांच में ज्यादा। डिस्पर्शन मतलब चेंज। ठीक है, वो बताओ। सर ये NaCl वाला एक बार दोबारा बताइए। NaCl में बताओ ना, Na प्लस और Cl माइनस की सीरीज होगी, तो दोनों पर अपोजिट चार्ज होगा। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को देखेगा ना। चार्ज को देखेगा तो मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज को एक डायरेक्शन में भेजेगा तो नेगेटिव को दूसरे में। अपोजिट करेगा नहीं। यस सर। तो उससे क्या होगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू एटम्स रिमेन्स फिक्स्ड इसकी। जबकि साउंड वेव क्या है? साउंड वेव चार्ज को मैटर नहीं करता उसके लिए, वो दोनों को एक ही डायरेक्शन में पुश करेगा, या तो अप पुश करेगा दोनों को या डाउन पुश करेगा दोनों को। तो उससे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? मूवेबल होगा या फिक्स रहेगा? मूवेबल होगा। ओके सर। ठीक है फिर अभी क्योंकि टाइम कम है थोड़ा सा और नेक्स्ट क्लास है अभी। सर हेलो सर, जो साउंड वेव होती है वो तो बैक एंड फ्लो मूव करती है, लेकिन इसमें आपने साइन वेव दिखा रखा है, ये कैसे सर? देखो जो डिस्प्लेसमेंट होती इसी तरफ है, होगी इसी डायरेक्शन में, बट दिखाई किधर जाएगी? अगर इस डायरेक्शन में तो वेव पता ही नहीं लगेगी आपको, अगर मैं इस डायरेक्शन में क्यों करूंगा। वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होती है साउंड वेव में, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। बट दिखाएंगे तो ऐसे ही ना, जो भी डिस्प्लेसमेंट इधर या इधर होंगे ना उनको इस तरफ दिखाते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वरना वेव दिखेगी नहीं आपको। ओके, अच्छा सर, समझाने के लिए बैक एंड फ्लो को ऐसे दिखा रखा है। यस यस यस, वरना दिखेगा ही नहीं। यस सर, ओके सर। ओके देन, कल की क्लास। ओके सर, थैंक यू।